गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने साइज के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू द एरिया। डीपीपी के लिए एक बार वर्षा मैडम से बात करो, मिलनी चाहिए डीपीपी, तो तुम्हारे उसमें अपलोड हो जानी चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं, उसके पहले एक दो चीजें और हैं, वो भी देख लेते हैं। हार्ड है, इजी है, जो भी है वो अभी हो जाना चाहिए ना, है ना? अभी हो जाना चाहिए। अभी आपको इजी इजी परोस के दिया जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, मुझे तो सब बनता है। अभी ये लर्निंग स्टेज, सीखने वाली स्टेज है ना। जितना भी होगा वो सब हमको पॉइंट जो यहाँ है, जो कुछ एक्स्ट्रा है, जितनी भी चीजें हैं, वो किसी भी तरीके से हमारे में एड ऑन होना चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने साइज के बारे में डिस्कस किया था। एक पैरामीटर और होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं शेप फैक्टर। अगर आप किसी भी साइज के बारे में आपको पता करना है, ठीक है ना, कि कोई भी पार्टिकल का किस शेप का, भाई अलग अलग शेप हो सकते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल स्फेरिकल भी हो सकता है, पार्टिकल जो है वो ट्राइंगल शेप का भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई है कि आपको क्या निकालना है, शेप फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो कहा गया कि अगर आपके पास कोई एक ये पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर हम इसका सपोज स्फेरिकल शेप बना ले, अगर हम ऐसे बना ले, स्क्वायर बना ले, ट्राइंगल बना ले, ठीक है। तो अगर आप कोई भी शेप अगर बनाते हो, ठीक है ना, तो इसमें से सबसे छोटा शेप कौन सा होगा? अगर हम कहते हैं कि आप सबसे छोटे शेप में क्या बना सकते हो, तो हम कहते हैं सबसे छोटे शेप में स्फेयर या सर्कल ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे छोटा जो अगर कुछ बनाया जा सकता है तो वो स्फेयर ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब सबसे छोटा स्फेयर होगा, सबसे छोटा स्फेयर होगा, इसीलिए इसका सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका सबसे छोटा क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्या होगा बच्चों? इसका जो शेप है वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट शेप होगा, इसीलिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर शेप। अगर हम अदर शेप के कंपेयर में बात करते हैं तो जो स्फीयर है उसका जो शेप है वो सबसे स्मॉलेस्ट शेप हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किसी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट शेप क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? दैट इज स्फेरिकल। तो अब ये बात आती है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे। तो मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपको किसी भी शेप के लिए सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना होगा? यू हैव टू डिटरमाइन शेप फैक्टर। आपको क्या डिटरमाइन करना है? शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या होता है? शेप फैक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज एरिया फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। एरिया फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अभी जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको, अगर हमने स्फेरिकल शेप कंसीडर किया, ठीक है, जब हम पढ़ भी रहे थे तो हमने लेटेस्ट अज्यूम हर बार क्या किया था? स्फेरिकल शेप कंपेयर किया था। तो अगर आप पार्टिकल को स्फेरिकल शेप से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपने दो चीजें मेजर की थी, एक तो एरिया मेजर किया था इसका और एक वॉल्यूम मेजर किया था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों? इसका फॉर्मूला था पाई डी स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था पाई बाय 6 डी की पावर 3, ठीक है, यही आया था। तो हमने कहा कि डायमीटर को छोड़ दो, इसके सामने की जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम एरिया और वॉल्यूम फैक्टर मानेंगे। दिस इज नोन एज एरिया फैक्टर, है ना। इस फॉर्मूले में डायमीटर को छोड़ के जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसको हम एरिया फैक्टर बोलेंगे। ऐसे वॉल्यूम में डायमीटर को छोड़ के जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फैक्टर। तो अब ये एरिया फैक्टर क्या है या वॉल्यूम फैक्टर क्या है, तो याद रखना उसी फॉर्मूले में डायमीटर को छोड़ के जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको एरिया, और वॉल्यूम में डायमीटर वाली टर्मिनोलॉजी को छोड़ के जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको वॉल्यूम फैक्टर बोलेंगे। तो आप यहाँ पर इसको रख दोगे, एरिया फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपके पास? पाई। वॉल्यूम फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पाई बाय 6। तो इसको देखो ऐसे अरेंज करके लिख सकता हूँ के लिए मैं, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम 6/1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 6। तो याद रखना जो स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप का शेप फैक्टर कितना होगा? तो स्फेरिकल शेप का शेप फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6 होती है। अब क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर, इस शेप फैक्टर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 6। इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मैथमेटिकली उन्हें ड्राइव करके बताया कि अगर आप किसी के भी एरिया और वॉल्यूम से अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अगर हमें किसी भी कोई भी हमारे पास पार्टिकल मिल जाए और हम उस पार्टिकल का एरिया और वॉल्यूम निकाल लें और उससे हम एरिया फैक्टर वॉल्यूम फैक्टर ड्राइव करके ये निकालें, तो अगर वैल्यू 6 के पास में आएगी इसका मतलब मेरा पार्टिकल उतना यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। और जितना इससे दूर जाते जाएगी, ठीक है ना, मतलब रिलेटिवली स्फेरिकल है, जितना दूर जाते जाएगी वो रिलेटिवली, है ना, नॉन स्फेरिकल और एसिमेट्रिकल होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आया है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
एक क्वेश्चन सॉल्व करो। which which safe factor which safe factor value of the particle equivalent to equivalent to equivalent to the spherical shape। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6.1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 9। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है जो विद सेफ फैक्टर वैल्यू ऑफ द पार्टिकल इक्विवेलेंट टू स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल शेप के इक्विवेलेंट होगी, लगभग उसके बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब बच्चों का सही है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हमने क्या देखा बच्चों कि प्रैक्टिकली 6 से नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो 5 वाला ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि 6 से नीचे कोई वैल्यू मैथमेटिकल हो ही नहीं सकती है। तो आपको देखना है 6 के सबसे पास में क्या है, तो 6.1 इज द क्लोजेस्ट वन। तो अगर जो भी शेप है, तो इसमें से कौन सा जिसकी वैल्यू 6.1 आएगी वो इक्विवेलेंट टू स्फेरिकल होगा, मतलब वो स्फेरिकल के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी याद रखना, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्फेरिकल शेप का सेफ फैक्टर इज 6। ठीक है ना, तो अगर किसी की भी वैल्यू 6 के आसपास आ रही है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल नेचर का होगा। चलो, तो अब हम चलते हैं अगली। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे बच्चों, तब हमने डिस्कस किया था कि हम 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोमेटिक्स में 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, हमने पहली बात की थी, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो थी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बोला था सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, साइज, और दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, शेप। ठीक है ना, तो साइज और शेप दोनों के बारे में मैंने चीजें बता दिया कि साइज में तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन शेप में एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज शेप फैक्टर। तो ये हो गया क्या, कंप्लीट आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो सब हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों, डिराइव्ड प्रॉपर्टी के। ठीक है, वो किसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन डिराइव्ड प्रॉपर्टी। तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी में अभी आज हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, आज हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम डेंसिटी की बात भी करेंगे, ठीक है ना, फ्लो प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे, और फ्लो प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे, और इसके अलावा हम पोरोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीजें आपको क्लियर होते जानी चाहिए हमने क्या पढ़ लिया है। तो हमने फंडामेंटल के 2 चीजें थी यहाँ पे, साइज पढ़ लिया है, साइज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, डायमीटर चाहिए होता है, तो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायमीटर की स्टडी कर ली। फिर हमको क्या चाहिए होते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो हमने किसकी स्टडी कर ली, इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर ली। ठीक है ना, हाँ, एक चीज और रह गया है, वो मैं बता देता हूँ, वो ध्यान रख लो। ठीक है, एक चीज यहाँ पे रह गया है साइज के अंदर। ठीक है, तो वो कई बार आप देखोगे तो किताबों में दिया होता है, ठीक है ना, तो वो भी एक बार देख लो। भाई मुझे कमेंट देखना होता है, मुझे ये समझ नहीं आता आपका फोकस कहां पर होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब मुझे कमेंट नहीं देखूंगा, मैं ऊपर देखूंगा, तो फिर मेरा तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा ना। तो आप इस पे क्यों देख रहे हो कि सर आप इधर देखो, आप उधर देखो, आपको कहाँ देखना था, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कहाँ पर देखो। ठीक है ना, अब मैं कैमरे से निकल के आपको तो देख ही लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं कमेंट के थ्रू आपको समझ पाता हूँ। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, श्री भुवन सागर, सरफेस एरिया तो फंडामेंटल है सर, मैंने कितनी बार काट के सरफेस एरिया को मैंने बोला यहाँ पे लिखो, ड्राइव में लिखो, यहाँ पे लिखो, ड्राइव में, प्रॉपर्टी में लिखो। ठीक है, लेकिन अभी भी आप जाग ही नहीं रहो, इसका मतलब क्लास में सीरियस नहीं हो। मैंने कम से कम 5 बार काट के क्या बोला था कि बच्चों आपके मॉड्यूल में भी ऐसा लिखा होगा, उसको वहां से कट करो, इसको ड्राइव में लिखो, वहां से कट करो, उसको ड्राइव में लिखो। ठीक है, तो कम से कम क्लास में थोड़ा सा मतलब ऐसी कंडीशन में रहो कि जागते रहो। ठीक है, मोबाइल में आप इधर उधर मैसेज देखते रहो तो क्लास में फोकस नहीं रहता। इधर आ जाओ, चलो। तो साइज में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, साइज में एक स्टडी और होती है, उसको हम कहते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आप साइज निकालते हो तो सिर्फ एक पार्टिकल का साइज नहीं निकलता, बहुत सारे पार्टिकल का साइज निकलता है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल का साइज निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पार्टिकल नंबर का फॉर्मूला मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया था, हाउ कैन यू डिटरमाइन द पार्टिकल नंबर। तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों,
एक टर्मिनोलॉजी होती है साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपन क्लियर हो जाए कि हमने सारी चीजें कवर कर ली। एक होता है पीडीआई, इसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ठीक है। तो कई बार आपसे क्या पूछ लेता है, कई बार तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कौन कौन से आपके पास साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये दो चीजें आपको साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समझनी है। ये एक पीडीआई क्या होता है और दूसरा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। ओके, मॉड्यूल नंबर बता दो भाई कौन सा है। फंडामेंटल को बहुत सारी किताबों में एरिया वहां पे रख दिया है, वो एरिया को फंडामेंटल के अंदर रख दिया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था बच्चों, मान लो आपको किसी का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हो, एरिया। तो एरिया इज डिपेंड अपॉन द लेंथ, जो भी अगर आप ये लेंथ को चेंज करोगे तो वो क्या चेंज हो रहा है, एरिया। तो जो लेंथ है, जो साइज है, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज ड्राइव, ठीक है। चलो, मैं पहली क्लास से बताते आ रहा हूं बच्चों डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे ये लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, और जो ड्राइव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ, ठीक है ना। अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा तो एरिया में ऑब्वियसली चेंज आएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम आते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पर। पीडीआई क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जब आप हायर स्टडी में जाओगे, ठीक है ना। तो ये पीडीआई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। जब भी आप कोई नैनो फॉर्मुलेशंस वगैरह बनाओगे, ठीक है ना, आप क्लेम करोगे कि मैंने नैनो फॉर्मुलेशन बना लिया है, तो वो हमेशा आपसे क्या पूछेगा कि आपके नैनो फॉर्मुलेशन का पीडीआई कितना है, ठीक है। पीडीआई विल डिसाइड कि आपका जो फॉर्मुलेशन है वो यूनिफॉर्म बना है या नहीं बना। ओके, चलो, तो अगर हम पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की बात करते हैं, पीडीआई की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम ही बता रहा है। जैसे यहां पर समझो, अगर हमारे पास हमने ये पार्टिकल प्रिपेयर किए, ठीक है, सपोज हमने नैनो पार्टिकल प्रिपेयर किए, ये हमारा एक बीकर है, इसके अंदर नैनो पार्टिकल रखे हैं, एक बीकर ये है, ठीक है, इसके अंदर भी पार्टिकल। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सपोज यहां पर हमारे पास 100 से 110 नैनोमीटर के पार्टिकल, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 60 से लेकर के 140 नैनोमीटर के पार्टिकल, ठीक है। किसी का 60 है, किसी का 80 है, किसी का 90, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां पर अगर मैंने रेंज निकाला तो कितनी आई, 60 से 40, यहां पर मैंने निकाला तो कितनी आई, 100 to 110। मतलब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, लगभग हर एक पार्टिकल जो है वो सेम साइज का है, ठीक है ना, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी लगभग लगभग कैसे हैं, सेम है, ठीक है। सभी कैसे हैं बच्चों, सेम साइज के हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है। यहां पर आप देख रहे हो इनमें डिफरेंस है, कुछ छोटे पार्टिकल हैं, कुछ मीडियम है, कुछ बड़े हैं, तो इनमें क्या है, डिफरेंस है। तो जब हम इसका कर्व देखेंगे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, और इसका जब आप देखोगे अलग अलग साइज रेंज के पार्टिकल, तो इसका कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये एरिया जितना कम होगा, ठीक है ना, ये कहलाता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ये एरिया जितना कम होगा, आपका जो पाउडर के अंदर जो पार्टिकल है उसके यूनिफॉर्म होने के चांस उतने ज्यादा है। ये एरिया जितना ज्यादा होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्राफ का एरिया जितना ज्यादा आएगा, इसका मतलब आपके पाउडर की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम देखेंगे, तो सपोज यहाँ पर मैंने देखा ये जो पीडीआई है, तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू 0.2 से कम है ना, पीडीआई की यूनिट नहीं होती कोई, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.2 से कम है। और उसी केस में हमने सपोज यहाँ पर देखा, तो ये जो पीडीआई है इसकी वैल्यू कितनी आ रही, सपोज 3 आ रही है। तो एक अच्छा पाउडर क्या इंडिकेट करता है, ठीक है ना, लोअर द पीडीआई वैल्यू हम बोलते हैं, ठीक है ना, 0.2 के आसपास आ जाए, उससे भी कम आ जाए, है ना। जनरली हम 0.5 0.6 भी कंसीडर करते हैं, एक से तो नीचे ही होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जनरली कितनी आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 0.2 भी आती है, 0.1 भी आती है, उससे नीचे भी आती है। तो जनरली जो कैलिब्रेशन एजेंसीज होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करती हैं, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड जो सेट करती हैं वो 0.2 या उसके नीचे का सेट करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियली पीडीआई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लेस देन 0.2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने अभी ड्राइव शुरू नहीं किया, अभी मैं फंडामेंटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वो दो चीज लिखी थी, अभी फंडामेंटल की कुछ चीजें रह गई थी, वही बता रहा हूँ ना, मैंने ड्राइव स्टार्ट नहीं की है, ठीक है।
अभी मैं फंडामेंटली पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुछ चीजें रह गई थी तो वो मैं अभी यहाँ पे आपको और करा दे रहा हूँ, ठीक है। चल, तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की आपसे पूछे और आपको पीडीआई की वैल्यू दे दे, एक वैल्यू कम दे रहा है, एक वैल्यू ज्यादा दे रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल है, कहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है ना, आपको क्वेश्चन दिया है विच वन इज, ठीक है ना, विच वन इज यूनिफॉर्म पार्टिकल इन मिक्सचर, ठीक है ना, किस मिक्सचर में जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म है। पहला, जहां पर पीडीआई की वैल्यू लेस देन 0.2 है। दूसरा, जहां पर पीडीआई मोर देन 2 है। तीसरा, जहां पर पीडीआई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। तीसरा, जहां पर पीडीआई इक्वल टू 1। जल्दी बताओ किस केस में आपका पाउडर जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तो जितनी छोटी होगी, ठीक है ना, जितनी छोटी होगी, ठीक है, मैंने कहा ना 1 भी कंसिडर हो जाता है, जितनी छोटी होगी ना। आइडियली हम कितना स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हाई एक्यूरेसी के लिए, 0.2 एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 0.5 आ गया तो मटेरियल खराब होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ठीक है ना, 100 से वो क्या होगा, 100 to 115 होगा, इतना ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए कंसिडरेबल होता है, उसके लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हो गया है कि आपको पाउडर बनाते समय 100 से 110 ही लेना, 100 to 120 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियली क्या है बच्चों, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा या कौन सा मटेरियल अच्छा होगा, ठीक है, जहां पर हमको, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तो है जो यहाँ तक मेजर ही नहीं करते, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट की बात भी आ जाती है। चल, तो याद रखना कि हम जितना छोटी वैल्यू हो पाए, ठीक है, जितनी छोटी हो जाए, है ना, पीडीआई उतना अच्छा होगा, ये एरिया उतना कम है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि क्या चीज अच्छी है, पीडीआई की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। विच पाउडर, ठीक है ना, विच पाउडर इज शोइंग यूनिफॉर्म बायोअवेलेबिलिटी ऑन ईच डोजिंग, हर एक डोज में यूनिफॉर्म बायोअवेलेबिलिटी शो कर रहा है, विच हैविंग, पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है विच हैविंग लो पीडीआई, जिसका पीडीआई का वैल्यू कम है। दूसरा दिया हुआ है हाई पीडीआई, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चौथा दिया है नन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। जल्दी बताओ किस डोजिंग में, ठीक है ना, बायोअवेलेबिलिटी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। जब आपने जो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया उसका पीडीआई लो आ रहा है, या आपने फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया उसका पीडीआई हाई आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर लो पीडीआई आ रहा है तभी जो आपका प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का है, तो उसका जो भी फॉर्मुलेशन बनाओगे, आपने नेबुलाइजर बनाया है ना, स्प्रे बनाया है या कोई भी फॉर्मुलेशन बनाया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली आप क्या मेजर करते हो बच्चों, ठीक है ना, तो जब भी आप स्टडी करते हो तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो आप, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। वो इंस्ट्रूमेंट आपको एवरेज साइज के बारे में बताता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपको एवरेज साइज के बारे में बताता है। और दूसरा किसके बारे में बताता है, पीडीआई के बारे में बताता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना बच्चों, जनरली जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम बोलते हैं जीटा साइजर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी उसकी ऐसी है, द इंस्ट्रूमेंट इज जीटा साइजर। बहुत सारी कंपनी बनाने लगी, पहले एक कंपनी होती थी, ठीक है ना, मालवन करके, वो ज्यादातर उसने लॉन्च किया था, अब तो और भी कंपनी बनाने लगी है। तो जीटा साइजर है इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली आप जब भी जाओगे इंडस्ट्रीज में या रिसर्च में तो वो ज्यादातर इसी को यूज करती है, जीटा साइजर को। ये जो जीटा साइजर है, ठीक है ना, ये किस पर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि ये जनरली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। एक होता है डीएलएस का प्रिंसिपल, इस डीएलएस का मतलब होता है डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है एसएलएस, उसको हम कहते हैं स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट याद रखना, डीएलएस और एसएलएस पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कौन सा, जीटा साइजर। यही इंस्ट्रूमेंट आज के टाइम पे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है बात सभी को। देखो ये हमेशा याद रखना, एग्जाम, ठीक है ना, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है ना, चाहे वो किसी कोर्स को करने के लिए हो या किसी नौकरी को करने के लिए, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, कि पढ़ के मैं कोई एक एग्जाम निकाल लूंगा, वो एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है लाइफ का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लाइफ की, कि आपने जो सीखा है क्या आप उसका पूरी लाइफ में कभी यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि नौकरी जो है वो एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ
है ना। पता नहीं लोगों ने उसको बहुत ज्यादा वो बना दिया है कि कोई एक एग्जाम निकलेगा या आप कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी अगर आपने ले लिया तो वही अचीवमेंट है। आपने अगर कुछ सीखा है और उसको इंप्लीमेंट करके आप करते हो, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है ना, याद रखना। तो कभी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि कोई आप किसी एग्जाम में बैठे और वो नहीं निकला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, ओके। अगले पॉइंट पर चलते हैं। याद रखना, लाइफ में अगर कभी कुछ भी नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, और जिंदगी में तजुर्बा सबसे ज्यादा काम आता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इनकेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि अगर मैंने पढ़ा है तो मैं इसकी यूटिलिटी कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो लाइफ में आप सबसे ज्यादा सक्सेस हो। ठीक है, हो सकता है जो सिर्फ किताब पढ़ता है, समझता नहीं, वो भी एग्जाम निकाले, लेकिन जो समझता है, ठीक है ना, वो चीजें क्रिएट भी कर सकता है। जो क्रिएटर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो क्या होता है बच्चों, जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी आपको कोई पाउडर मिलता है, ठीक है ना, जब भी हमें कोई भी पाउडर मिलेगा बच्चों, किसी भी ओरिजिन से हमने एक पाउडर को कलेक्ट किया, तो वो पाउडर जो होता है जनरली नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म होता है। हमें जो पाउडर मिलता है वो जनरली कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म साइज का होता है। फिर मैंने कहा था ना कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई सॉर्ट ऑफ कैटेगरी लगा करके आप उसको क्या करोगे, यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, एग्जैक्टली तो यूनिफॉर्म होता नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर आप ऐसे पार्टिकल का ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। मतलब इसको हम बोलते हैं स्क्यूड शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इरेगुलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है साइज, और यहाँ पर क्या लिख दिया है, सपोज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कि भाई 5 माइक्रोमीटर के कितने, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10, 10 के कितने मिले 20। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइज, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई भी साइज के कितने नंबर मिले, काउंटिंग को इधर लिखोगे, दिस काउंटिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब आप एक टेबल बनाओगे, तो यहाँ पर लिखोगे साइज और यहाँ पर लिखोगे काउंट। ठीक है ना, काउंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आपने माइक्रोस्कोप में देखा 5 माइक्रोमीटर क्या ना, इसको माइक्रोमीटर में लिख दिया। 5 माइक्रोमीटर के कितने मिले 10, फिर 10 माइक्रोमीटर के कितने मिले, आपने बोला 20, 20 माइक्रोमीटर के कितने मिले, आपने बोला 40, 50 के कितने मिले, फिर से कितने हो गए 10। ठीक है, ये इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे। जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपने देखा ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है। तो जब ये ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं आ रहा, क्योंकि जब कभी भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हो बच्चों, आपको एक वेंडर ने 500 केजी का कोई एक्सिपिएंट मटेरियल भेज दिया, डायमंड भेज दिया, टेरोडोनाइट भेज दिया। ठीक है, अभी आप कैसे मान लोगे कि मैं इसको यूज कर सकता हूं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है ना, उसमें से सैंपलिंग करोगे। सैंपलिंग भी कैसे करते हैं, कभी भी ऐसे सैंपलिंग नहीं करते कि आपने कोई भी एक कंटेनर खोला, उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकाला, सैंपल के लिए भेज दिया। नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रूल क्या कहती है कि अगर सपोज 5 कंटेनर आए हैं, ठीक है ना, तो पांचों कंटेनर से आपको सैंपलिंग करनी है। ठीक है, पहले से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवें से भी, पांचों से करनी, पांचों को मिक्स कर देना है और फिर उसको एनालिसिस के लिए भेजना। इसकी मतलब आड़ा टेढ़ा। ठीक है ना, इसकी का मतलब क्या होता है, आड़ा टेढ़ा ग्राफ मिल रहा है। तो आपको जनरली जब पाउडर आता है ऐसे आप यूज करने की बात करते हैं तो आप देखते हो जनरली इस टाइप से मिलता है। ठीक है ना, फिर आप क्या करते हो, जनरली अगर बहुत अच्छा मटेरियल है, किसी ने पहले से ही प्रोसेस करके भेजा है, मे भी अच्छा मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन जनरली हम बोलते हैं कि जो भी होता है वो इस टाइप से होता है। आपको एनालिसिस करके चेक करना है, अगर नॉर्मल आ रहा है जैसा आना चाहिए वो तब तो ठीक है, अगर स्क्यूड आया तो आप उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो स्क्यूड को आप यूज नहीं करते हो, इसको क्या करोगे फिर आप, ठीक है ना, पर्टिकुलर सीव नंबर से पास करोगे, जो भी करना है आप। इसके बाद तब तक यूज नहीं करते बच्चों जब तक कि ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, बेल शेप्ड कर्व में नहीं आ जाता। किस कर्व में नहीं आ जाता बच्चों, बेल शेप्ड कर्व में। अगर आपका ग्राफ बेल है ना, और ये एरिया जितना कम हो मैं बता दिया उतना अच्छा होगा। तो अगर आपका ग्राफ, जब तक ये जो ग्राफ बना रहे हो आप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और साइज, तो फ्रीक्वेंसी और साइज के बीच में यदि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और ये बेल शेप्ड आ गया, ठीक है ना, अगर ये बेल शेप्ड आ गया तो ये कहलाता है, ये किसको इंडिकेट करता है, अगर आपका ग्राफ बेल शेप्ड है, स्क्यूड है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर बेल शेप्ड आ गया, इसका मतलब है कि जो आपके पास पाउडर है अभी वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म साइज का हो गया। ठीक है ना, तो आप क्या करते हो बच्चों, आपने सैंपल भेजा, तो दो पॉसिबिलिटी है एनालिसिस रिपोर्ट में, या तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा या तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर ग्राफ आपका बेल शेप्ड कर्व का आ रहा है तो आप उस पाउडर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसीडर करोगे, अगर इस टाइप का आ रहा है तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, चलो, इसके अलावा एक ग्राफ तो ऐसा होता है, कई बार ये जो ग्राफ है बच्चों, ठीक है ना, एक और तरीके से डिजाइन किया, तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म साइज के पाउडर का ग्राफ कैसा होना चाहिए, बेल शेप्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, एक और तरीका होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, जब मान लो कोई सीव है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था, मान लो ये सीविंग ऑपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीव लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, सीव लगी हुई है, तो यहाँ पर ये 20 नंबर की सीव है, ये 40 नंबर की सीव है, और सपोज ये 80 नंबर की सीव है। ठीक है, अब मान लो ओवर द वेट मेजर करना है, तो यहाँ पर 20 ग्राम इकट्ठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 30 ग्राम इकट्ठा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, 10 ग्राम इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, 20 में इस पर कितना है
ठीक है ना, 20 में इस पर कितना है, तो सपोज सिर्फ 20 में इस पर अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 20 ग्राम लिख दूंगा। अगर 40 में इसकी बात करें, ठीक है ना, अभी ओवर साइज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 40 में इसकी बात करें, ठीक है ना, तो 40 में इस पे कितना है बच्चों, 30 ग्राम है, ठीक है ना, और ओवर द साइज बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 ऐसा हो जाएगा। ओवर द साइज बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20। ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछेगा भाई बताओ 80 में इस पर कितना है, 80 में इस पर कितना है, तो कितना हो जाएगा, 80 में इस पर है 10, फिर ओवर द साइज कितना है 30 ग्राम प्लस 20 ग्राम, तो 30 भी लिखूंगा और 20 भी लिखूंगा। इसका मतलब है यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 60 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो जब हम 80 में इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ऊपर की सारी वैल्यू को कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो वेट आता है, ठीक है ना, ये जो वेट आ रहा है, ठीक है ना, ये क्यूमुलेटिव वेट है, मतलब ऊपर वाले वेट को एड ऑन करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के वेट को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूमुलेटिव वेट, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव वेट या क्यूमुलेटिव साइज या क्यूमुलेटिव नंबर। तो जब भी आप किसी चीज को लगातार जोड़ते जाते हो, ऊपर वाले से नीचे वाले को कंबाइन करते जाते हो, ठीक है ना, जब भी नीचे की वैल्यू जोड़ रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू को भी साथ में क्या करते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो। तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू को साथ में जोड़ते जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू, ठीक है ना। जब अगली वैल्यू आएगी तो ऊपर वाले को अपने में क्या करेगी, प्लस कर लेगी, उसके बाद वाली आएगी तो फिर से ऊपर वाले को क्या कर लेगी, प्लस कर लेगी। तो अगर इस टाइप से आप वैल्यू को प्लस करते जा रहे हो, अगर आप इस टाइप से वैल्यू को प्लस करते जा रहे हो, तो यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बस इतना फर्क होता है, एक जगह लिखा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह लिखा होता है क्यूमुलेटिव। तो उसको समझने का मतलब ये है, अगर वर्ड में क्यूमुलेटिव लिख दिया, इसका मतलब है कि वो हर बार अपने ऊपर की या अगली वैल्यू को, ठीक है ना, वो क्या करता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर, वो एड ऑन करता जा रहा है। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर खींचा गया है, ठीक है ना, किस साइज में, और यहाँ पर जो लिया गया है वो क्यूमुलेटिव लिया गया, जैसे हम यहाँ पे जोड़ रहे थे ना कि इसमें 10 आए हैं, ठीक है ना, फिर हमने टोटल करते जा रहे हैं, तो अगली बार में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के पार्टिकल को भी जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्यूमुलेटिव आ रही है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है उसको हम सिग्मोइडल या एस शेप कर्व कहते हैं, ठीक है, सिग्मोइडल या एस शेप कर्व, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इनका ना, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और साइज के बीच का जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और साइज के बीच में होता है वो एस शेप या सिग्मोइडल कर्व होता है, ठीक है ना। मिलिंग कर दोगे, ठीक है ना, तब भी आपको सी से पास करना पड़ेगा ना। आपने मिलिंग कर भी दी तो क्या ऐसा इसका मतलब है कि सेम साइज के पाउडर हो गए, तब भी आपको सी से पास करना होगा, ठीक है। आप आटा चक्की में जाओ, पिसा कर लेकर के आओ, ठीक है ना, उसके बाद भी जब आप सी से पास करोगे तो कुछ मोटा मटेरियल होगा, कुछ एकदम फाइन होगा, ठीक है ना। तो आप देखते हो जो लो क्वालिटी का होगा वो सब कुछ मिक्स कर देता होगा, जो अच्छी ब्रांड का होगा, जो इन चीजों का ध्यान रखता होगा, वो क्या करते होंगे, सीव करने के बाद, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म साइज के पाउडर को मिक्स करते होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई। बुक पढ़ना है तो अल्फ्रेड मार्टिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। तो ये हमने जितनी भी चीजें थी, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो चीजें पहली क्लास में रह भी गई थी वो सब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो गए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों जिस टाइप का, अगर यहाँ से साइज डिस्ट्रीब्यूशन से कभी क्वेश्चन आया तो क्या क्या आएगा, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मैच द कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेल शेप्ड कर्व, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिग्मोइडल कर्व, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस साइज, और यहाँ पर दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस साइज, ठीक है। तो जल्दी बताओ कौन किसके साथ मिलान करेगा, कौन किसके साथ मिलान करेगा, ठीक है। तो ए वाला 1 के साथ मिलान करेगा और बी वाला 2 के साथ मिलान, ठीक है। तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, ठीक, जो है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ है। तो मैच करना है तो जो मैच है वो सही लिखा हुआ है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो अगर अब स्टार्ट करते हैं हम ड्राई प्रॉपर्टी। तो अगर हम ड्राई प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास एक ड्राई प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, एज अ पार्टिकल साइज डिक्रीजेस,
जितना आप पार्टिकल साइज को डिक्रीज करते जाओगे द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। देखो ऑलरेडी इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आप साइज को कम करते जाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दो मेथड कॉमनली है जो यूज होती है बच्चों सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एक आपके पास एड्सॉर्प्शन और एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है ना। दो मेथड है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन मेथड एंड सेकंड वन इज एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है। ये दो मेथड है जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। कौन कौन सी मेथड है बच्चों? एड्सॉर्प्शन मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड। अब एड्सॉर्प्शन मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, आपको जिस भी मटेरियल का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का यदि आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मान लो ये एक असेंबली है, फिर आप इसका डायग्राम भी देख लेंगे अगली क्लास में। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पाउडर भर दिया, यहाँ से ऊपर से हम क्या पास कर रहे हैं, गैस पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाउडर, आपको सबसे पहले तो पाउडर लेना है बच्चों, तो पाउडर को आपको इसके अंदर भर देना है, ठीक है ना। हम कहते हैं किसी भी चीज को कितना भी टाइटली पैक कर दो लेकिन आप इनके बीच का वाइड खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितना भी अच्छे से पैक कर लो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर आप वाइड खत्म कर दोगे। जैसे आप देखोगे एक मशीन होती है, ठीक है, एचपीएलसी, इसके अंदर एक कॉलम होता है, ठीक है ना, बहुत ही टाइटली पैक्ड कॉलम होता है, तब भी उसके अंदर से लिक्विड क्या होता है, पास हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें लिक्विड को पास करने की अभी भी स्पेस बाकी है। तो अगर आपने सरफेस एरिया मेजर करना है तो आपने क्या ले लिया, पाउडर लेना है। सबसे पहले पाउडर ले लिया आपने जिसका सरफेस एरिया निकालना है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस पास करना। भाई नाइट्रोजन ही क्यों पास करना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इसलिए लीजिए, मतलब आप दूसरी गैस भी ले सकते हो लेकिन नाइट्रोजन ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, जो इनर्ट नेचर की हो, जो जनरली क्या करे, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, ठीक है ना। कोई भी गैस लेने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, जो इनकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाए। चलो, तो नाइट्रोजन विच इज एड्सॉर्ब गैस और इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो इनकी यहां पर ऐसे मटेरियल लेना है जो एड्सॉर्प्शन का मतलब समझते हो कि नहीं? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस हमने ले लिया। अब इस सरफेस में दो रीजन होते हैं, मतलब ये कोई मटेरियल ले लिया, इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका सरफेस वाला और एक होता है आपका बल्क रीजन वाला, ठीक है। जैसे फेस पाउडर आप लगाते हो, ठीक है ना, वो सरफेस फिनोमेना है, वो एड्सॉर्प्शन वाली फिनोमेना, ठीक है। जब भी आप कोई फेस पाउडर लगा रहे हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ब्लड तक पेनिट्रेट होकर के नहीं जाएगा, ठीक है, सरफेस फिनोमेना। तो वैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा लेना है जो सिर्फ सरफेस फिनोमेना शो करे, ठीक ना, वो एब्जॉर्ब होकर के, है ना, आपके पाउडर के अंदर या बाकी जगह पेनिट्रेट ना करे, ठीक है ना। तो इनर्ट मटेरियल लेना है, जो भी गैस लोगे आप विच इज एन इनर्ट गैस, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है वो होता है क्वांटासॉफ्ट, इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पर लिखा, अगली स्लाइड में होगा शायद। उसके अंदर डिटेक्टर कौन सा यूज करते हैं बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जो क्या मेजर करेगा कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एब्सॉर्ब एट एवरी इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। जब भी आप यहाँ से गैस को पास करोगे, जैसे ऐसे समझो, एक छोटे से डायग्राम से समझो, मान लो ये आपने कॉलम बना दिया और इसके अंदर आपने क्या किया है, कोई पाउडर को फिल कर दिया, उसको अच्छे से आपने पैक्ड कर दिया, फिजिकली आप जितना कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर से नाइट्रोजन गैस को पास किया, ठीक है। तो मैंने कहा कितना भी कर दो फिर भी इसमें क्या होगा, वाइड होगी, इसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो जब आप पास करोगे तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में जो नाइट्रोजन गैस है वो इसके अंदर रहेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ से 100 ml पास किया, ठीक है, यहाँ पर मुझे मान लो 60 ml मिला, इसका मतलब इसके अंदर अभी कितना ml रह गया, 40 ml रह गया, ठीक है। तो हम कहते हैं इनर्ट मटेरियल लेना जो केमिकली रिएक्ट नहीं करे, नॉर्मली उसको जितनी वाइड या जितनी सरफेस मिलेगी उन सरफेस के चारों ओर वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी, जितने पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे। तो अगर हर एक सरफेस का हम वो निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, सरफेस एरिया। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, वो हर एक पार्टिकल के चारों ओर क्या बना रही होगी, मोनो लेयर बना रही होगी, ठीक है ना। कुछ केसेस में मल्टी लेयर भी मिलेगा, ठीक है, वो भी समझेंगे हम। तो पहले हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो जितने भी पार्टिकल है उनके चारों ओर एक किसका फॉर्मेशन कर रही होगी, एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही होगी। तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर गया है उस वॉल्यूम को मैं कोरिलेट करूंगा किसके साथ, मैंने मतलब पहले भी हम कोरिलेट कर रहे थे, ठीक है ना, है ना, कहीं वॉल्यूम निकाला और उस वॉल्यूम से हमने स्टैंडर्ड का वॉल्यूम निकाला और फिर हम कंपेयर कर लिए किसको, साइज को। तो ऐसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालेंगे, कितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है, फिर हम उससे आइडिया लगाएंगे कि कितना टोटल एरिया जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अभी दिख रहा है सबको, क्लियर विजिबल हो रहा है?
दिख रहा है भाई? क्लियर हो गया? ओके, चलो अभी आते हैं, सब पे आते हैं, चिंता नहीं करो। हीलियम ये वो वाले ग्रुप की है सारी, है ना? अगर आप लास्ट वाले ग्रुप में आ जाओगे, ठीक ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, तो वो वाले आप कैटेगरी को नहीं लोगे, क्योंकि एक हमको क्या चाहिए, एक लेयर बनाना चाहिए ना। नाइट्रोजन को हमने लिया क्योंकि सरफेस के चारों ओर एक लेयर भी बना है, ठीक है। हीलियम वाला जो ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये वाली नहीं सिलेक्ट करते हैं हम जनरली, क्योंकि ये क्या नहीं करता बच्चों, एक मोनोलेयर का फॉर्मेशन नहीं करता, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको कौन से लेना है, जो मोनोलेयर का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसलिए लेना है आपको क्योंकि वो मोनोलेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो हीलियम वाली कैटेगरी में और भी गैसेस है, वो नहीं लेना है, ठीक है। वो इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि सरफेस पर एड्सॉर्ब भी हो रही हो, ठीक है। तो हमने देखा कौन सी कैटेगरी की गैस है जो सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है, तो जो एड्सॉर्ब होगी वो लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है ना कि हमको एरिया निकालना है, तो एक सिंगल लेयर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ओके, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर हम एड्सॉर्प्शन निकालने के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बीटी इक्वेशन है, ठीक है, इसके अलावा लैंगमुइर इक्वेशन है, इन सब इक्वेशंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इक्वेशन के नाम नोट कर लेना, कभी इक्वेशन का डेरिवेशन तो नहीं आया, ठीक है। बीटी का फुल फॉर्म भी नोट कर लेना बच्चों, ब्रूनर एमेट टेलर इक्वेशन। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, क्या 2 बार पूछा गया, ठीक है। एक आध साथ और मिस्टेक से पहले पूछा है, ये पूछा था कि बीटी इक्वेशन, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नोट कर लो यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका नाम होता है क्वांटा सॉर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है बच्चों, क्वांटा सॉर। अब इस क्वांटा सॉर इंस्ट्रूमेंट में जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ ऐसी केसेस होती हैं जो पर्टिकुलर मटेरियल के साथ मोनोलेयर बनाती हैं, कुछ ऐसी मटेरियल भी होते हैं बच्चों जिन पे मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये चाहे मोनोलेयर का फॉर्मेशन हो चाहे मल्टीलेयर का फॉर्मेशन हो, दोनों जगह पर ये इक्वेशन यूज जाती है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अदरवाइज तो और भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। चलो तो अभी परमेबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, नाइट्रोजन गैस लेना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, इंस्ट्रूमेंट पे क्वांटा सॉर्ब लेना है, और जो डिटेक्टर होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्वांटा सॉर्ब होगा, डिटेक्टर जो होगा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होगा। अब इसी का कंपैरिजन सेम वे में हम करते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड। इसका मतलब है हम अभी देख रहे थे कौन सी लेयर ने उस सॉलिड के चारों ओर क्या किया है, अपनी एक लेयर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो अंदर है उसको नहीं देखते, जो अमाउंट बाहर निकल गया है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर आप टोटल में से बाहर निकले को माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल ही जाएगा कि कितना अमाउंट अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स को, डिफरेंस को समझ लो, नहीं होगा तो टेक्निक में इस्तेमाल समझेंगे कि पाउडर इज पैक्ड इन सैंपल होल्डर, जैसे आपने वहां पर पैक किया था वैसे पाउडर यहाँ पैक कर दी। हम कहते हैं कितनी भी अच्छी पैकिंग कर लो, पैकिंग अपीयर एज सीरीज ऑफ कैपिलरीज, उसमें छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज होगी। तो जो एयर है, एयर इज अलाउड टू पास थ्रू द कैपिलरी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने एक प्रेशर अप्लाई किया, उससे एयर जो है वो पास हो रही है। रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड एज एयर पास थ्रू द कैपिलरी, दस कॉजिंग प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। एक खाली कंटेनर में एयर पास करोगे तो ज्यादा स्मूथ सी होगी, लेकिन जब पाउडर को पैक कर दिया तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater the surface area, the resistance air permeability is inversely proportional to the surface area। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो बस दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों, एक में आप अंदर की एयर मेजर कर रहे थे, एक में आप बाहर की एयर को मेजर करोगे। और यहाँ पर जनरली जब भी हम एयर परमिटिंग मेथड की बात कर रहे हैं तो आपको एयर यूज करना है, कोई स्पेसिफाई ऐसा नहीं किया कि यही वाली एयर यूज करना है। आप यहाँ पे कोई भी एयर यूज कर सकते हैं, उनको सिर्फ किससे मतलब है, क्योंकि वो तो फोर्सफुली पास कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में गैस जो है वो पास हो जा रही है। यहाँ पर इक्वेशन कौन सी यूज होती है बच्चों, पोजनी कार्मेन इक्वेशन और पॉइजले इक्वेशन। तो अगर एयर परमेबिलिटी बोल रहा है तो पॉइजले इक्वेशन या पोजनी कार्मेन, और अगर आपसे एड्सॉर्प्शन बोल रहा है तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और इक्वेशन की यदि हम बात करेंगे तो बीईटी इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। चलो तो इक्वेशन की बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पर गैस स्पेसिफाइड होती है, यहाँ पर गैस स्पेसिफाइड नहीं। यहाँ पर इक्वेशन होती है बीईटी, यहाँ पर होती है पॉइजन इक्वेशन या पोजनी कार्मेन इक्वेशन, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं
यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है क्वांटासार, और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा दैट इज हिसर सब्सिडाइजर। यहाँ पर जो डिटेक्टर होगा दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। यहाँ पर तो अगर प्रेशर ड्रॉप को मेजर कर रहे हो तो मैनोमीटर, ठीक है। तो ये मैनोमीटर जरूरी नहीं है वाटर मैनोमीटर हो, ठीक है, नॉर्मल मैनोमीटर भी आते हैं आजकल, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रेशर ड्रॉप को मेजर कर लेते, तो मैनोमीटर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कुछ मेथोडोलॉजी को भी समझ लेंगे और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को भी समझ लेंगे कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मतलब होता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इतना एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट में करते हैं। ये अगर आना होगा तो इसी टेबल से 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार ये टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलो बाकी फिर नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, थैंक यू।